ये भी हो सकता है कि भाई जिस तरह से वो यहाँ आई है और उसके 4 बच्चे हैं, पहले से शादीशुदा है, और तो मैं समझता हूँ कि ये जो है इंक्वायरी यानी इसमें जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जब ये क्लियर हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो असलियत है, और मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, ना ही उन्होंने मानव धर्म का पालन किया, और ना उन्होंने जिस मज़हब से उनका ताल्लुक़ है उसके साथ उनकी वफ़ादारियाँ हैं। सीमा हैदर के मामले में अब पॉलिटिक्स ने भी एंट्री ले ली है, जहां एक पक्ष सीमा हैदर के भारत में आने पर खुशी मना रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष खूब सारे सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे पर एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने सीमा हैदर के बहाने लव जिहाद और यूसीसी के मुद्दे को भी छेड़ दिया है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कई सवाल पूछे हैं। सीमा हैदर पर जो भी प्रतिक्रिया लोगों की है उनसे हम लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा। आज के हमारे खास मेहमान हैं मुफ्ती शमूम कासमी साहब। कासमी साहब, ये जो पूरा का पूरा मैटर है, जिसमें एक पक्ष सीमा हैदर के हिंदुस्तान में आने पर खुश हो रहा है, वो कह रहा है मोहब्बतें हदें सरहदें दोनों पार करता है, वहीं दूसरी ओर कई लोग उसके जासूस होने पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, देखिए, मैंने इससे पहले भी स्पष्ट किया है कि सीमा हैदर और सचिन, ये हमारी केंद्रीय एजेंसियां इसके ऊपर इंक्वायरी करें, गौर करें, क्योंकि ये दोनों पहलू सामने आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि भाई जिस तरह से वो यहाँ आई है और उसके 4 बच्चे हैं, पहले से शादीशुदा है, और तो मैं समझता हूँ कि ये जो है इंक्वायरी यानी इसमें जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जब ये क्लियर हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो असलियत है, और मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, ना ही उन्होंने मानव धर्म का पालन किया, और ना उन्होंने जिस मज़हब से उनका ताल्लुक़ है उसके साथ उनकी वफ़ादारियाँ हैं। सवाल ये भी तो है कि उसी पाकिस्तान में सीमा हैदर वापस नहीं जाना चाहती, कह रही हैं कि उनको पत्थरों से मार दिया जाएगा, ये वहाँ का कानून है। वहाँ पे मोस्टली लोग जिस कानून को, जिस मज़हब को फॉलो करते हैं, उसी मज़हब से तो सीमा हैदर भी है, और उसको वापस अपने मुल्क जाने में ही डर लग रहा है। नहीं, इस सिलसिले में मैं एक बात ये भी कहूँगा कि सीमा हैदर के प्रकरण में हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि सीमा हैदर कोई उसकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पे हमें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका जो जांच का दायरा है वो ज़रूर बढ़ना चाहिए, और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिस तरह से उसके बच्चे, 4 बच्चे उसके साथ हैं, 27 साल उसकी उम्र है, और अचानक से इस तरह से आना, और कई महीने पहले वो यहाँ आ चुकी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। संवेदनशीलता को हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रह गया, मैं जो पाकिस्तान के बारे में कह रहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मैं समझता हूँ कि वो अगर थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत पैदा करें और एक डेमोक्रेसी के सिस्टम को बढ़ाएं, जैसे डेमोक्रेसी हमारे देश में है, यानी अनेकता में एकता, कसरत में वहदत, हम इसे रोज़ जीते हैं, और हमारा जो संविधान है वो सबको बराबरी की बात करता है। उसके अनुसार हमारा पूरा देश 140 करोड़ का जो देश है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो हमारी जीवन यापन जो हम करते हैं हमारे देशवासियों का, वो पाकिस्तान से कहीं अच्छा है। उसका कारण ये है, मैं आपको बता दूं, कारण ये है कि हमने अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है।
हमारे आंतरिक मामलात हो सकते हैं, कुछ एक दूसरे से हम में मतभेद हों, मगर वो मनभेद की हद तक नहीं है और वो मनभेद होने भी नहीं चाहिए। मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा प्रभात जी कि ये सिस्टम जो हमने अपने ऊपर लागू किया था कि हमारा एक संविधान है और उस संविधान को इतना खूबसूरत और लचीला संविधान है हमारा कि जो सबके बराबरी की और मसावात की बात करता है। पाकिस्तान में उसका उल्टा है। हमने यहाँ अपने ज़मींदारों का ख़ात्मा किया। हमारा देश राजा महाराजाओं का देश नहीं है, नवाबों और ज़मींदारों का देश नहीं है। आज यहाँ प्रजातंत्र है, यानी हम यहाँ लोकतंत्र हैं। हमारा अपना देश है। इसी देश में तो कुछ लोग पाकिस्तानी कानून भी चाह रहे हैं। आपने सुना होगा जब यूसीसी की चर्चा हुई, चूंकि अब इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? आपको ये लव जिहाद नज़र आ रहा है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिकल आदमी है और एक पॉलिटिकल आदमी को अपने वोट बैंक की फ़िक्र होती है और वो अकेले थे, एक और उनका वहाँ से निकला है। तो मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब का ये बयान बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और वोट बैंक को सामने रखते हुए है। मैं सामाजिक तौर से ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमारी संस्कृति है अनेकता में एकता की, मैं तो पाकिस्तान को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को किसी तरह से फॉलो किया ही नहीं जा सकता। आप किस चीज़ को फॉलो करेंगे? वहाँ तो उन्होंने आतंक की फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। अगर वो आज अपने पड़ोसी का धर्म निभाते तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर से ये बात कह सकता हूँ कि जहाँ हम रहते हैं, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ 95% हमारे हिंदू भाई रहते हैं और हम 5% हम रहते हैं। तो आप ये देखिएगा कि मेरी ये 35 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, लगभग 55 साल, अबाउट 55 साल हम होने वाले हैं। आज तक किसी हिंदू भाई से इस बात के ऊपर हमारा झगड़ा नहीं हुआ कि वो हमारे धर्म के ऊपर या हम उनके धर्म के ऊपर कोई क्रिटिसाइज करें। वो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इन्होंने वहाँ ये किया कि जो वहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं या हमारे सिख भाई रहते हैं या क्रिश्चियन रहते हैं, इन्होंने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला कि इनके जो तथाकथित लोग हैं उन्हें इन्होंने या तो कन्वर्जन की बात की है या फिर उन्हें सताते हैं, वो वहाँ से निकलने पे मजबूर हो जाते हैं। हालांकि सीमा तो अपने आप को मुसलमान ही कह रही है कि वो तो मुसलमान ही हैं। आखिर वो भी वहाँ से प्रताड़ित होकर के आई। और मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ, ये तो मैं संदेश सबके लिए देना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर जाकर के सर्विस कर रहे हैं उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे वहाँ रहने की वजह से कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, इसी चीज़ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो उनके शौहर हैं गुलाम हैदर साहब, इनकी पहली शादी हो रखी थी, उससे 2 बच्चे थे। फिर उन्होंने सीमा से शादी की और सीमा कब की निकली हुई है उनको इस चीज़ की कोई फिक्र भी नहीं। और दूसरी शादी जब की है तो पहली को कोई तलाक वगैरह दिया नहीं है। भारत के अंदर यूसीसी को लेकर जो बातचीत चल रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी टिप्पणी कर दी सीमा हैदर को जोड़ते हुए कि एक तरफ तो ये सीमा हैदर को लेके आए हैं, उनकी शायद जायज़ है, शादी जायज़ है नाजायज़ है, इस पे सवाल है। दूसरी तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि यूसीसी लेके आएंगे। तो इन सारे प्रकरणों को आप कैसे सोचते हैं, देखते हैं? देखिए, यूसीसी मैं समझता हूँ ये कोई मुसलमानों के या इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। यूसीसी एक ऐसा हमारा कानून है जिसे होना चाहिए कि जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस वक्त कहा था। और मैं समझता हूँ इससे किसी भी धर्म में मुदाखलत नहीं होगी, इस्लाम में भी मुदाखलत नहीं है। और पहली बात तो अभी यह है कि अभी तो ड्राफ्ट बन रहा है। मैं समझता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो नीचे से निकल कर आए हैं, उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये ईश्वरीय वरदान उनके साथ हैं कि वो इतने बड़ा संगठन आरएसएस का उन्होंने उनकी सपोर्ट मिली और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। मैं समझता हूँ जिस तरह से वो जब आए और उन्होंने एक वादा किया देश से कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर मैं कायम रहूँगा, और उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने सबको साथ जोड़ करके चले हैं। आज इसमें देखिए जितनी योजनाएं हैं उसमें कई हिंदू और मुसलमान नहीं है, बल्कि सबके साथ बराबरी का मामला है। ऐसा ही मैं
ऐसा ही इसमें ड्राफ्ट से ये उम्मीद करूँगा कि ये इस्लाम या किसी भी धर्म के, सिख धर्म हो, सनातन हो, या जैन धर्म हो, या पारसी धर्म हो, ये किसी के खिलाफ नहीं होगा और किसी की पूजा पद्धति पर, उनकी प्रैक्टिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवैसी साहब तो सीमा हैदर के मामले को भी यूसीसी से जोड़ दे रहे हैं कि एक तरफ तो सीमा की शादी को उन्होंने नाजायज़ बता दिया कि जब पहले शौहर को उसने छोड़ा नहीं है तो ये शादी जायज़ कैसे हो गई, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ फिर कहते हैं कि ये यूसीसी लाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ने का क्या मतलब है? देखिए, ये मैं समझता हूँ ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे आदमी है, सीमा के प्रकरण को तो ज़्यादा वो हवा ही नहीं देनी चाहिए। सीमा एक वहाँ से अपना देश छोड़ करके आई, उसने यहाँ भी लव मैरिज की है, और ये तो मैं समझता हूँ कि एक इस पे तो बहुत ही ये विचारणीय बिंदु है कि जिस अंदाज से सीमा आई है। मैं अपने देशवासियों से कहूँगा कि इस पे बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को हमें संयमित रखना चाहिए, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है कि जिस अंदाज से उसके 4 बच्चे हैं और पहले भी, और अभी एक चीज़ और निकल कर के आई है कि उसे बहुत ज़्यादा मालूमात भी नहीं, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ होती हैं हर धर्म की। मैं तो सारे धर्मों के बारे में जानता हूँ। कई लोगों ने सच में इंटरव्यू में हमने देखा है कि उससे कुरान की आयतें पूछी, उससे पूछा कि आपने कभी कुरान पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या कभी आपने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो वो नहीं बता पाई। तो आप लोगों को डाउट है क्या इसके ऊपर कि वो मुस्लिम है भी या नहीं है? हाँ, मैंने भी देखा उसका कि देखिए, बेसिक चीज़ तो हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं। यानी अगर वो अच्छे उसमें माहौल में रहे होते हैं तो जैसे ब्रह्म सूत्र, एक वो ब्रह्म द्वितीय नाश्ते, नेहना नाश्ते किंचन, तो इसी को अगर हम अरबी में, इसका वाद ला शरीक है, ये वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो आदमी बेसिक चीज़ भी नहीं जान रही, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ लिखने पढ़ने का ज़्यादा रिवाज नहीं है शायद, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे छोटी सतह पे मकतब जिसे हम कहते हैं, जो वो होते हैं जिसे हम गुरुकुलम बोलते हैं, जिसमें बेसिक एजुकेशन हमारे बच्चे हासिल करते हैं, तो वो उससे भी महरूम रही मेरे ख्याल से। वो एक अंतिम सवाल, एक वो है या नहीं है, मगर वाकई मैंने जो देखा है कि वो बेसिक नमाज के बारे में भी नहीं जानती है। और जैसा कि उससे जब पूछा किसी पत्रकार ने, तो ऐसा तो प्रतीत होता है कि उसे मज़हब इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। जब सीमा यहाँ पर आ गई हैं और उससे वापस भेजे जाने की बात कही जा रही है, तो वो कह रही है कि वहाँ पे या तो मुझे लोग पत्थरों से मार देंगे, ठीक है, या तो मेरे हाथ काट देंगे। यानी कि जो भी वो चीज़ें बता रही हैं उसमें बड़ी दर्दनाक मौत देने की बात हो रही है। और जब पूछा जा रहा है क्यों, तो बोले वहाँ की वो रिवायतें हैं, वहाँ की वो सज़ाएं हैं। ये तालिबान का जब भी हम जिक्र सुनते हैं तो हमें इस तरीके की सज़ाएं जो हैं उसके बारे में पता चलता है। यूसीसी के बारे में चर्चाएं शुरू होती है और इंडिया में एक पक्ष कहने लग जाता है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं वहाँ हम शरिया कोड जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। एक मुल्क जो अपने यहाँ की आधी आबादी उसको बराबरी का हक नहीं दे पाया, अपने अनुसार जो रिवायतें हैं वो चलाकर भी, और दूसरी हम देख रहे हैं कि भारत में जहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है वहाँ पे उनको स्पेसिफिकली उस चीज़ को लागू करना है। कितना सही गलत है ये? पहली बात तो रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया उन्हें, ईश्वर ने उन्हें यानी तमाम ब्रह्मांड के लिए रहमत का यानी पीस का, शांति का ज़रिया बना के भेजा, और उनका पूरा कार्यकाल जो है, पूरा जीवन इसी से भरा हुआ है। पाकिस्तान नहीं है मुस्लिम देश, ये आप मानते? तो पाकिस्तान में मैं देखिए, अगर वो मोहम्मद साहब को फॉलो करते तो पहले नंबर पे तो जैश मोहम्मद नाम नहीं रखते, लश्कर तैयबा नाम नहीं रखते। मुझे इसके ऊपर घोर आपत्ति है, मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है कि हज़रत मोहम्मद साहब जो पीस, पूरी दुनिया में पीस के लिए, अमन के लिए, औरतों की भलाई के लिए जाने जाते हैं, उनके नाम से इन लोगों ने जैश मोहम्मद नाम रखा, लश्कर तैयबा नाम रखा, और वहाँ से ट्रेंड करके आतंकियों को हमारे देश में भेजा। यानी हमारी कश्मीर जो जन्नत नुमा हमारा कश्मीर था उसे जहन्नुम बना दिया। और हमारे मुल्क के अंदर जो ये फसादात का जो उस वक्त बम फूटते थे, आज नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं वो उन्होंने ऐसी एक नीति अपनाई
यानी जो विदेश नीति है हमारी, उससे पाकिस्तान अलग थलग हो गया और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का यानी भारत का डंका बजा और आज दुनिया की सुपर पावर हमारी इज्जत कर रही है, हमें सम्मान दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री को की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी फिर दुबई गए हैं, देखिए उनका सम्मान वहाँ भी ऐसे ही होगा। अगर वो किसी अभी पिछले दिनों गए, वो इजिप्ट गए, वहाँ भी उनका मिस्र में बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हुआ, स्वागत हुआ। वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती ने उनसे बहुत सारे उस पे मुद्दों पे चर्चा की और मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए गर्व की बात है और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि मैं उन्हें बगैर उनके मांगे सुझाव दे रहा हूँ कि पहले तो अपनी डेमोक्रेसी को वहाँ मजबूत करो, वहाँ से जागीरदारी का ख़ात्मा करो, जैसे हमने ज़मींदारों का ख़ात्मा यहाँ से किया है। यहाँ नवाब और ज़मींदार नहीं है और इसका क्रेडिट हमारे नेता, हमारे लीडर, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है